नमस्कार दोस्तों। आप सभी को पता है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए, ये जो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर, इसने यूजीसी नेट का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है रिक्रूटमेंट के लिए। और किसके, आपको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के। और वहीं पर जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। और साथ में ही बता दूं कि फ़ीस के मामले में कि फ़ीस कितनी कितनी है, तो ये समझ जाइए कि जो जनरल वाले हैं खास तौर पे उनके लिए 1100 की फ़ीस है। और ये सब ऑनलाइन होना है पूरा। और यहीं पर जनरल में ही आने वाला जो ईडब्ल्यूएस होता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, वो इसी में आता है। बस ये ऐसा परिवार होता है जनरल का जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम होती है, तो इनको 550 रुपये देने हैं, है ना, फीस के तौर पर। और अगर आप एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप लोगों की बात करेंगे तो इनको जो फीस देनी है वो 275 है। ठीक। और देखिए, पेमेंट आपकी सारी ऑनलाइन होगी। आप पेमेंट एसबीआई से भी कर सकते हैं, एचडीएफसी से भी कर सकते हैं, सिंडिकेट बैंक से भी करते हैं, आईसीआईसीआई से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। सबसे इम्पोर्टेंट डेट की स्टार्टिंग डेट क्या है इसको भरने की, तो आपको बता दूं कि 30 अप्रैल से ये फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है। और जो लास्ट डेट है वो 20 मई है। और ये 2022 की बात हम कर रहे हैं क्योंकि ये जो कोर्स है ये आपका जून 2022 है। अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए कि जैसे ही एप्लीकेशन खत्म होगा, ये डेट हो गई एप्लीकेशन की, करेक्शन का भी विंडो ओपन किया गया है। करेक्शन का, कि मान लीजिए कि अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है तो करेक्शन का विंडो 21 मई से ओपन होगा, है ना, 21 मई से। और ये चलेगा आपके 23 मई तक। तो 23 मई तक आप अपने करेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी अगर आपने गलत भरा है तो। समझ गए दोस्तों। ठीक है। बाकी डेट का एग्जाम, अब डेट वगैरह का जो है वो बताया नहीं गया। अब एज के बारे में भी आपको डाउट रहता है तो मैं यहाँ पे पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने आखिर पूरा, मालूम है, वो 66 पेज का पीडीएफ है ये। 66 पेज का पीडीएफ मैंने पूरा पढ़ लिया। अब बस आपको शॉर्ट में जल्दी बताऊंगा ताकि आपका टाइम बचे। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है। मेरा नंबर मैंने कई बार दिया भी है, 7002148802। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप इसमें मुझसे व्हाट्सअप करके कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। मैं आपको आंसर ज़रूर देता हूँ, ये आपको पता ही है। थोड़ा सा लेट हो सकता है दोस्तों, पर आंसर ज़रूर देता हूँ, है ना। मैं यहाँ पर डिस्कशन विद मनोज में एक अभियान के तहत निकला हुआ हूँ कि भाई सबको जॉब, सब कुछ, मतलब सारी जानकारी बिल्कुल ट्रू हो, सब कुछ हो, वैसा वाला मामला है। ठीक है दोस्तों। तो एज की बात करें दोस्तों, तो जेआरएफ के लिए जो एज की बात है वो भैया मैक्सिमम 31 साल है। 31 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए आप। ठीक है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए। लेकिन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखें तो कोई एज लिमिट नहीं है, नो एज लिमिट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब बात है सर डिग्री के मामले में क्या है, वही बताइए। देखिए, डिग्री के मामले में क्या है, कि इनका ये कहना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के मामले में कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अब इसमें दो चीज़ें हैं भैया, याद रखिए। एक है कि जनरल वाले हों और एक है कि एससी एसटी वाले हों और ओबीसी वाले हों। तो इनका मास्टर डिग्री का परसेंटेज 50% चल जाएगा, लेकिन जनरल वालों का चल जाएगा 55%। समझ गए, इतनी मास्टर डिग्री मिनिमम होनी चाहिए आपकी। ये एलिजिबिलिटी है कि मतलब क्या क्या करके, तो समझ गए ना आप। मैंने आपको सारी बेसिक जानकारी अभी तक दी है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी थी। क्लियर हो गई बात दोस्तों। फीस बता दी, सब बता दिया, डेट बता दी, इंपॉर्टेंट डेट्स यही थी जो आपको जाननी थी, है ना। अब चलते दोस्तों थोड़ा सा आगे और समझते हैं पूरी चीज़ों को। ठीक है, तो मैं यहाँ से स्लाइड कर लूँ जरा। स्लाइड ये देखिए, पूरी पीडीएफ है ये, मैं आपके लिए पूरी पीडीएफ लेकर के आया। ये पूरा कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं पूरा, है ना, लेकिन शॉर्ट में, ज़्यादा नहीं। हम इसे 10-15 मिनट में पूरा खत्म कर देंगे। तो दोस्तों देखो, सारी बातें यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हैं। एप्लीकेशन 30 को शुरू हुआ, 20 को खत्म हो जाएगा। ये 1100 रुपये जनरल, और ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है ना, तो इनको अब सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, और ये भी देख लीजिए कि 3 घंटे का आपका पेपर होना है। ठीक है, 3 घंटे का पेपर होना है। ठीक है, इसमें मैं अभी डिटेल में बता दूंगा आपको सब कुछ, है ना। थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ, चलिए, है ना। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, और याद रखिए, सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। फॉर्म सिर्फ एक ही भरना है, मल्टीपल फॉर्म मत भरना, वरना रिजेक्ट कर दिए जाएंगे आप। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये भी हमने समझ गए।
और अप्लाई करने का तरीका यही है कि 2 स्टेप में 3 स्टेप में आपको अप्लाई करना है। 2 स्टेप ये है रजिस्ट्रेशन भरने के। देखो, जो पहली स्टेप होती है ना, ये हमेशा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है। इसमें आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होता है। क्यों देते हैं सर? ये ईमेल आईडी में ये आपको क्या करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन नंबर और इसी का पासवर्ड भेजेंगे, ठीक है? पासवर्ड भेजेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल में आएगा। इसको इस्तेमाल करके स्टेप 2 पे जाना है और यही एंटर करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो एक फॉर्म खुलेगा, जो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसको आपको पूरा भरना है दोस्तों, है ना? उसमें आप सब कुछ लिखोगे अपना, उसमें अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, उसमें एजुकेशनल डिटेल डालनी है, एक्सपीरियंस डिटेल डालनी है, समझ गए ना? सारा कुछ। अपने पीएचडी की जानकारी देनी है, अपने मास्टर डिग्री की जानकारी देनी है। उसमें हर चीज़ की आप जानकारी देते हुए पाए जाओगे। और साथ में आपको फ़ोटो भी अपलोड करनी है। फ़ोटो आपकी 10 से 20 200 केबी के बीच में होनी चाहिए, ये देखो लिखा हुआ है। और जो आपका सिग्नेचर है वो 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद आखिरी चीज़ क्या है, पेमेंट करना। और दोस्तों अभी चिंता मत करो, ये जो अलग-अलग बैंक दिख रहा है ना, एसबीआई के अलग नंबर है। जैसे मान लीजिए एसबीआई से आपने भरा और पैसे कट गए और आपका फीस सबमिट नहीं बता रहा है, तो आप किसको फ़ोन करेंगे वो मैं बताऊँगा आपको पूरा का पूरा। कैनरा बैंक वाले किसको करेंगे, एचडीएफसी किसको करेगा, है ना? या कोई भी समस्या आती है तो किसको कॉल करोगे आप। इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, तो पेन पेपर लेकर के बैठ जाओ, कॉन्टैक्ट नंबर अलग से लिख लेना, ठीक है? ये आप समझ गए। और दूसरी चीज़ दोस्तों याद रखिए, आपको सब कुछ डाउनलोड कर लेना है, सेव कर लेना है। क्या? जैसे मान लीजिए कन्फर्मेशन पेज आएगा, देखो पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म की पूरा प्रिंट निकाल लेना, बिल्कुल फुर्सत में निकाल लेना, इसकी फोटोकॉपी भी करा लेना, ठीक है? आप फीस भरोगे तो आखिरी में एक ई रिसिप्ट जनरेट होगी, ठीक है? उसको भी सेव कर लेना, प्रिंट मार लेना। तो ये सब कुछ अपने पास रखना। और 6 से 8 है ना, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपने पास रखो, क्योंकि देखो दोस्तों ये तो काम आएगा, है ना? और अभी मैं बताऊँगा कि एग्ज़ाम वगैरह भी कैसे क्या होना है ना? तो वो सब हम बात करेंगे। तो याद रखिए, जब आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी। एडमिट कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी और एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, ठीक है? चलिए, बहुत सारी बातें हम यहाँ पे करते चले जाएँगे। तो हेल्पलाइन नंबर वगैरह अपेंडिक्स 1 में दिया है। अपेंडिक्स 1 का मतलब एक पेज है जिसका नाम अपेंडिक्स 1 है, तो उसी में हेल्पलाइन है। तो हम वो बात करेंगे वहाँ पर जाकर के। ठीक है? तो यही सारी समस्या है कि भाई मान लीजिए आपका पेमेंट जो है कैंसल हो जाए, रुक जाए या कुछ भी हो जाए, तो आप कहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे वो बताऊँगा, ठीक है? आसान भाषा में समझ के चलते रहिए। और ये इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं करते, ये सब बता दिए। अब देखो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जानते हो क्या? अगर आपको लगता है कि एनटीए से मेरी कोई भी जानकारी मिस ना हो, तो आप ये संदेश नाम का एक ऐप है, इसको डाउनलोड कर लो। ये इन्हीं का ऐप है, संदेश नाम का ऐप, ठीक है? एनटीए वालों का ही है। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, कब आपका। और इतना ही नहीं, आप अपने डाउनलोड कर सकते हो सारी चीज़ें। आप अपना रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड जैसे ही डालोगे ना, इसमें संदेश ऐप जब ओपन होगा तो उसमें डालोगे, एंटर करोगे, तो आप अपने एडमिट कार्ड का भी प्रिंट निकाल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो भैया, उसमें उन्होंने सब कुछ दे दिया है। समझ गए? तो संदेश ऐप डाउनलोड कर लेना। एक और ऐप है दोस्तों, उमंग ऐप। उमंग ऐप भी डाउनलोड कर लेना। क्यों? इसमें भी आपको कंफर्मेशन पेज मिल जाएगा, आपका एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, ठीक है? ये आपका डिजी लॉकर है, उमंग एक तरह से जो भी है, सारे डॉक्यूमेंट आपके यहाँ से मिल जाएंगे। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालनी पड़ेगी, पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो है वो सारा कुछ, ठीक है? तो याद रखें, अगर इससे बिल्कुल जुड़े हैं और सीरियस है, संदेश ऐप और उमंग ऐप दोनों डाउनलोड कर लें, ये आपको सारी जानकारी देते रहेंगे, ठीक है? और कोविड-19 के कारण ये सब आपको ध्यान रखना है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लेकर के जाना है आपको, ठीक है? जो यही नीचे मिल जाएगा आपको, तो उसका प्रिंट निकाल लेना आप। एडमिट कार्ड के साथ जाओगे आप तो, है ना? बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना, ट्रांसपेरेंट वाला। फोटोग्राफ लेकर के जाना एडिशन में, क्योंकि अटेंडेंस शीट में वहाँ पे चिपकाना पड़ेगा, तो फोटोग्राफ लेकर के चले जाना 3-4। और एक वाटर बॉटल भी ले लेना और सैनिटाइज़र भी ले लेना। आईडी प्रूफ तो रहेगी आपकी, कुछ फल वगैरह ले लेना, ये सब फालतू चीज़ें होगी, ठीक है? चलो। और भाई ऐसा कि एप्लीकेशन फॉर्म में सारी जानकारी करेक्ट करेक्ट भरना, यही बात लिखी हुई है ना? और कुछ भी लेकर के नहीं जाना। इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, मोबाइल वगैरह ये सब बाहर रह जाएगा आपका। और ये अबाउट एनटीए, तो हमें पता है कि एनटीए क्या क्या करता है ना? तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, इस पर कभी मैं और वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। पेपर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है दोस्तों। ये रहा पेपर की जानकारी आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। पेपर का पैटर्न इस तरह से रहेगा, पेपर 1, पेपर 2, ठीक है? पेपर 1 में 50 क्वेश्चन है और 100 नंबर के 100 क्वेश्चन है। पेपर 2 में 200 नंबर के, ठीक है? अब सुनिए, पेपर जो पहला होगा उसमें पेपर 1 में आपका टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड आएगा, है ना? इसमें क्या चेक करेंगे, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कैसी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पढ़ने की ताकत कैसी है आपकी, है ना? डाइवर्जेंट थिंकिंग कैसी है आपकी, जनरल अवेयरनेस कैसा है आपका, तो ये सब कुछ पेपर 1 में। और दोस्तों एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है,
समझ गए ना। तो अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए, 50 इंटू 2 100 हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा। देखिए टोटल पेपर 1 पेपर 2 को मिला करके टोटल 3 घंटे चलेगा, 180 मिनट तक चलेगा। और यहाँ से दोनों ध्यान से अच्छे सुन लो, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब सारे क्वेश्चन करके आना। ये देखो लिखा है ना, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ऐसा कब बोला जाता है? जब यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सब टिक लगा के आना, कुछ भी छोड़ के मत आना, क्या पता नंबर आ जाए, क्या ये कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब सर पहला वाला पेपर तो हमको समझ में आ गया, दूसरा वाला पेपर क्या है? ये हमारे सब्जेक्ट के ऊपर होगा, जो भी हमने सिलेक्ट किया हुआ। अब वो कुछ भी हो सकता है, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है ना, तो वो क्या आप किससे करना चाहते हैं, वो उसका वाली बात है। ठीक है, तो उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 नंबर हो गया। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कंसिडर होना है कि मतलब आपको कंसिडर किया जाए, तो एक चीज याद रखिए, इन दोनों को मिला करके टोटल कितने हो गए, ये मार्क्स कितने हो गए टोटल? 300। ठीक है, अब आप ध्यान सुनो, आपको अगर मेरिट लिस्ट में आपको छटनी करवानी है ना, मेरिट लिस्ट में इसका क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, जो कि 40% है। मतलब 300 का 40% नंबर, दोनों को मिला करके, 300 का 40% नंबर लेकर के आना पड़ेगा। 300 का 40% कितना होता है? 120 मार्क्स। कम से कम 120 मार्क्स लेकर के आना ही पड़ेगा, तभी आपको ये कंसिडर करेंगे कि भैया मेरिट लिस्ट में, चलो इनका नाम तो देखें, मतलब मेरिट कट ऑफ के लिए, समझ गए ना। मतलब एक तरह समझ जाओ, ये क्वालिफाइंग परसेंटेज है ना। और किसके लिए? ये जनरल के लिए। अगर जनरल वाला 40% ले आता है, तब वो क्वालिफाई हुआ, सीट नहीं मिली है, सिलेक्ट नहीं हो गया है, क्वालिफाई हो गया, मतलब इतना तो क्वालिफाइंग है, समझ गए। और बाकी SC/ST के लिए 35% क्वालिफाइंग है, तो याद रखेंगे इस बात का, है ना। निगेटिव मार्किंग नहीं है, मैंने बता दिया आपको। चलिए भैया ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या है कि आपको आपका देखो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट और ये सब कुछ मैं अभी दिखाऊंगा आपको। एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया, वो इंपॉर्टेंट है, वो सुन लीजिए। न्यू सब्जेक्ट कौन सा? हिंदू स्टडीज। इसका सब्जेक्ट कोड 102 है, इसको जोड़ दिया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और आपको जितने भी सब्जेक्ट है और उनके जो कोड है, वो सारे के सारे अपेंडिक्स 3 में मिलेंगे। ठीक है, तो हम वहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में। और अब ये क्या लिखा है? एप्लीकेशन फॉर्म में लॉन्ग सेलेक्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। अच्छा देखो, अब बात यह है कि क्वेश्चन पेपर जो आपका इंग्लिश भी होगा और हिंदी भी होगा। ठीक है, अब इसमें खासियत क्या देखिए, जो लोग हिंदी सेलेक्ट करेंगे, ये कब करना है दोस्तों? ये देखिए ध्यान से, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजन बाय द कैंडिडेट व्हाइल फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होगे ना, तो वहीं पे पूछे जाएंगे कि आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए। ठीक है, तो देखो जिन्होंने इंग्लिश चुना तो उनको तो इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, लेकिन हिंदी वालों को बायलैंग्वेज मिलेगा, उनको हिंदी भी मिलेगा और उनको इंग्लिश भी मिलेगा, समझ गए। तो ये फायदा हो जाता है। चलिए, लेकिन आप हिंदी मीडियम की फिर कहलाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। और एक क्वेश्चन 2 मार्क का, निगेटिव मार्किंग है ही नहीं वहाँ पर। ठीक है, ये मैंने बता दिया है। 55% जनरल के लिए है और 50% बाकी सबके लिए है। ठीक है, और जो लोग लास्ट ईयर में है मास्टर के, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि परसुइंग कर रहे हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी अभी गए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले ध्यान रखेंगे इस बात का, फाइनल ईयर लिखा हुआ है, वो भी कहाँ का? मास्टर डिग्री का है, तो ये मत बोलना सर बैचलर का। ठीक है, हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेट, और वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पेपर दे दिया लेकिन अभी उनका रिजल्ट रुका हुआ है। ठीक है, और हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस हैव बीन डिलेड, जिनका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है वो डिले होता जा रहा है, तो वो सब भर सकते हैं, है ना, ये सब कर सकते हैं। लेकिन बात है कि जब भी आपकी डिग्री कंप्लीट हो, तो अगर आप जनरल के तो 50% की ही आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप क्या कहना चाहिए, मतलब 55% की होनी चाहिए, और अगर आप SC/ST के हैं तो जब भी कंप्लीट हो तो 50% की होनी चाहिए। मतलब इससे नीचे की नहीं होनी चाहिए, इससे ऊपर की ही रहे, ये कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और इस तरह के कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर्स डिग्री, जो कि विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट। जिस दिन नेट का रिजल्ट आ जाए, है ना, उस दिन से 2 साल के भीतर भीतर आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो अभी अभी अंदर गए होंगे उनके लिए भी कहा गया। चलिए भैया, और थर्ड जेंडर के लिए बोला गया PhD डिग्री होल्डर्स के लिए जो है, यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात बोली गई है कि PhD होल्डर्स हुज मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991, जिसकी मास्टर यहाँ पर हो गई थी, उसको रिलैक्सेशन 5% का दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया। और यहाँ देखो एक हरे पेन में लिखा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट रहा है उसी में अपीयर हुई और कहीं अपीयर नहीं होंगे आप। ठीक है, और याद रखिए कुछ भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है, तो इसका आपको खासा ध्यान रखना है। और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, कि ऐसा कोई भी बंदा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा, है ना, बहुत ध्यान सुनना, उसको जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, है ना, कभी कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, विल डिपेंड अपॉन द फॉर्म, मतलब देखो इसमें ये कहा गया है कि एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट जूनियर रिसर्च फेलोशिप
विल डिपेंड ऑन द, आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा, किस पे, आपके पेपर पे, दोनों पे। तो उस हिसाब से आपको मिलेगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप लगनी है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये दोस्तों, द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग exclusively for assistant professor will not be considered as considered for the award of JRF। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो भी बंदे क्वालिफाई कर जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, है ना, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर, दो ही चीजें हैं भैया, या तो असिस्टेंट प्रोफेसर या तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो इसमें एक अंतर बताया जा रहा है कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर गए तो आप को कंसिडर किया जाएगा किसके, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई कर गए तो आपको कभी भी कंसिडर नहीं किया जाएगा जेआरएफ के लिए, मतलब आप कभी भी जेआरएफ नहीं बन सकते, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। लेकिन वहीं सुनो उल्टा, हु क्वालिफाइंग द अवार्ड ऑफ, जो जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इसकी क्वालिफिकेशन निकाल लेंगे, अवार्ड मिलेगा जिन्हें जेआरएफ का, वो लोग जेआरएफ के लिए तो कर ही सकते हैं और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। समझ गए ना, मतलब समझ रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ एलिजिबल होने के बाद जरूरी नहीं कि आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो, लेकिन जेआरएफ के लिए एलिजिबल होने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। यहाँ पर एलिजिबल से मतलब होता है अवार्ड, यानी कि सिलेक्शन। समझ गए ना, तो जिसको मिलेगा अवार्ड जेआरएफ, वो जेआरएफ तो कर ही सकता है और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता है किसी भी उसमें। अब इसमें दो चीज में बड़ा वो है कि आपके जो जेआरएफ की ये जो मिलती है ना आपको, जेआरएफ की मार्कशीट, ये जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा यहाँ से एनटीए से, जो ये पेपर होगा उससे, उसकी वैलिडिटी 3 साल है दोस्तों। 3 साल के अंदर अंदर आपको किसी आईआईटी यूनिवर्सिटी ने अगर बुला लिया और अपने अंदर रख लिया तो हो पाएगी आपकी फेलोशिप, है ना, या पीजी कोर्स में जा सकते हैं, और नहीं लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 3 साल तक वैलिडिटी रहती है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और बस यही है दोस्तों, चलिए आगे चलते थोड़ा सा, है ना। अब यहाँ पर एक चीज देखो लिखी हुई है कि अगर किसी ने क्रैक कर दिया यूजीसी सीएसआईआर नेट जेआरएफ 1989 से पहले, तो उसको इस लिस्ट से हटाया गया, मतलब वो पेपर नहीं देंगे एनटीए का, ठीक है, जिन्होंने 1989 से पहले निकाला हो। अब यहाँ पर देखो एक और डेट दी हुई है कि 1 जून 2002, 1 जून 2002, इससे पहले अगर किसी ने एसईटी दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर दिया हुआ है और अगर क्लियर है, तो वो ये पेपर नहीं दे सकते, ये भी सुन लो ध्यान से, मतलब उनको पेपर देने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी ने 1 जून 2002 के बाद, है ना, अपना एसईटी क्लियर किया है या जो भी एसईटी क्लियर किया है, तो वो सारे के सारे एलिजिबल है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। क्लियर होगी बात दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताना मुझे। चल, और जीआरएफ की मैंने बता दिया कितना, 31 साल से क्या नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिख रहा है नो अपर एज लिखा हुआ है। और जो मालूम है आपको ये आरक्षण वगैरह है कि एससी को मिलते हैं 15%, एसटी को ये, और ओबीसी को 27, और जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10%, है ना। और देखो 0.5 मतलब 5% मिलता है पीडब्ल्यूडी को। और यहाँ ध्यान सुन लीजिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी उसी को मानते हैं जिसकी अपंगता मिनिमम 40% होती है, ठीक है, ज़्यादा कितनी भी हो सकती है लेकिन मिनिमम तो इतनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये सब फिर फालतू की बातें हैं, इसको हटा दो। अब यहाँ जाओ, अब जो फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं उनके लिए स्क्राइब होगा, और स्क्राइब इनको एनटीए ही देगा। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो उसमें पूछा जाएगा, है ना, फिजिकली हैंडीकैप है, अगला ऑप्शन खुलेगा रिक्वायर्ड स्क्राइब। आपको खुद नहीं लाना है अपना स्क्राइब। स्क्राइब मतलब कौन होता है, जो फिजिकली हैंडीकैप लोग होते हैं वो लिख विख नहीं पाते, तो उनको एक सहायक चाहिए होता है, तो उनके सहायक को स्क्राइब कहते हैं। अब ये स्क्राइब यहाँ पर एनटीए दे रहा है, आप खुद से लेकर के कुछ नहीं आएंगे, बस आपको हाँ या ना बताना है एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भर रहे होंगे, या आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो अगर नहीं, अगर है रिक्वायरमेंट तो एनटीए वाले आपको दे देंगे, समझ गए आप, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अब यहाँ पर से, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख लेना फॉर्म भरने से पहले, जो मैंने नीले नीले कर दिए हैं भाई, जैसे कि कैंडिडेट नाम, मदर, ये सब मतलब किसमें 10th की मार्कशीट होगी, ठीक है, ऊपर वाली 10th की मार्कशीट हो गई, है ना। और यहाँ से कुछ भी एक ले लो भैया, पासवर्ड, ये सब तो तुम्हें पता ही है, राशन कार्ड, इन सब की कोई आइडेंटिटी प्रूफ रख लो, है ना। मेल एड्रेस सही देना, परमानेंट एड्रेस पिन कोड के साथ सही देना। आपको 4 सिटी सेंटर चुन लेने हैं किसमें, एप्लीकेशन फॉर्म में, कि कौन से 4 सिटी में आप जा सकते हो पेपर देने के लिए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर अपेंडिक्स लिखा है, अपेंडिक्स 3 में आपको मिलेगा जो नेट सब्जेक्ट के कोड है वो आपको मिल जाएंगे अपेंडिक्स 3 में। जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो सब्जेक्ट है उनके कोड मिल जाएंगे आपको अपेंडिक्स 5 में। और जो अपेंडिक्स 6 है उसमें मिल जाएगा आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोड का, मतलब समझ रहे हो क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स का भी एक कोड होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसका भी एक कोड होगा, नेट में सब्जेक्ट जो है उसका एक खुद का कोड होता है, समझेंगे। तो खूब सारे कोड है, इनके सबके अलग अलग वो भी है। और आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी, ये सब सर्टिफिकेट तैयार है ना, ये जो फॉर्म भरो तो, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी तैयार होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट, एससी एसटी तो उसका सर्टिफिकेट, पर्सन विद डिसेबिलिटी तो उसका सर्टिफिकेट, है ना, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर और स्कैन कॉपी जेपीजी सब, ये सब तैयार रखना तब फॉर्म भरना आप, ठीक है। चलिए, और ये रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, मैंने बता दिया, रजिस्ट्रेशन में आपको ईमेल आईडी और वही देना पड़ता है अपना नंबर, और ये पूरा है ना, इसको अभी अपन डिटेल में देखेंगे,
ठीक है, तो यहाँ से मैं हटा लेता हूँ सारा कुछ। और कैंडिडेट शुड नॉट गिव द पोस्टल एड्रेस, याद रखो अपने कोचिंग का एड्रेस मत दे देना यहाँ पर धोखे से, है ना, रिजेक्ट कर देंगे नहीं तो। और ये करेक्शन विंडो की बात है दोस्तों, करेक्शन विंडो याद है ना आपको, 21 से 23 में ही खुल रहा है ना। और ये बताया गया कि क्या क्या अगर किसी की शादी हो गई है तो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर के आएगा, उसका ध्यान रखना है। और 6 से 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगी, और प्रूफ लगेगा फी आईडी का, प्रिंट आउट लगेगा आपका एप्लीकेशन का, ये सब आपको लेकर के रखना है पे ना, जब भी बुलाया जाए तो ये वहाँ देखेंगे वो। ठीक है दोस्तों, चलिए। और ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, UGCNet@NTA.AC.in। देखो आपको जितनी भी कोई भी क्वेरी हो ना, आप क्या करना, सीधे जीमेल पे जाना, ये सर्च करना, मतलब किसको भेजना है, टू करके ये लिखना, और अपनी सारी शिकायत नीचे लिख देना, जो भी आपको दिक्कत हो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बढ़िया, आपको बता दिया मैंने। और ये देखो दोस्तों क्या क्या आपको एग्जामिनेशन सेंटर में लेके आना है, प्रिंट आउट की, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले आना, आप 3-4 ले आना, और एक कोई भी आईडी, पैन कार्ड, आईडी, लाइसेंस, है ना। और याद रखिए अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो आपका ये सर्टिफिकेट भी जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो दोस्तों, रिपोर्टिंग टाइम है तो 30 मिनट पहले वहां पे पहुंच जाना। ठीक है, अगर सुबह की शिफ्ट है तो 8:30 से पहले पहुंच जाना, और अगर शाम की है तो 2:30 बजे तक पहुंच जाना। समझ गए दोस्तों, है ना, क्योंकि क्या है ना, 1 घंटे वहां पे मैट्रिक वगैरह भी चलेगा, तो ये तो खैर हम जब एडमिट कार्ड आएगा तो डिटेल में बताऊंगा इस बात को। ठीक है, अब यहाँ ध्यान सुनिए, जब पेपर हो जाता है तो आपको मालूम है ना आंसर की होते हैं, आंसर क्यों क्यों निकाले जाते हैं, ताकि आप अपने अपने देख लो कि कौन सा आंसर आपको गलत होता है। अब जो भी गलत लग रहा है तो इसके लिए 200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। जब भी किसी क्वेश्चन को चैलेंज करोगे तो 200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप 1000 करो कुछ भी करो तो पेड तो करना पड़ जाता है। ठीक है, और वेबसाइट पर आपके जो रिस्पॉन्स है वो दिखा दिए जाएंगे, है ना, कि आपने क्या क्या टिक लगाया है वैसे। ठीक है, चलिए। और ये मैंने बताया ना, वो कंसिडर होने के लिए पेपर 1 पेपर 2 दोनों निकालना पड़ेगा 40% मार्क के साथ। किसके लिए 40% ये जनरल वालों के लिए। मैं 35% अगर बोलूँ तो किसके लिए होगा ये आपका SC ST वालों के लिए हो गया। समझ गए ना, तो इतना टोटल लेकर के आना है पेपर 1 पेपर 2 से मिला करके कंसिडर होने के लिए, है ना। इसे मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स कहते हैं, इतना लाओगे तब तो, इतना तो लाना ही पड़ेगा तब तो क्वालिफाइंग हुआ। और SC ST वालों को 35 लाना पड़ेगा। और सर कितना होता है 40%, तो 120 होता है। 300 का टोटल पेपर है ना, उसका 40% निकालोगे तो 120 ही तो आएगा। और ये कुछ फॉर्मूला है दोस्तों जिसके तहत ये करते हैं, क्या ये आपको समझने की जरूरत नहीं है ना। फिर भी आप चिंता मत करो, आपको समझा दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। ठीक है, और ये तो वही वही साइड बार बार आ रही है। अब अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आ गया अपेंडिक्स 1। इसमें क्या है, इसमें ऑनलाइन पेमेंट के बारे में दी गया है। अब आप यहाँ पर ना नंबर लिख लेना सारे, ये देखो। अगर आप SBI से भरते हो और आपका पैसा वैसा कट जाए तो आप ये दिख रहे हो इतने नंबर, ये नंबर लिख लेना सारे के सारे। इस पर आप किसी में भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, और ये कस्टमर केयर का नंबर, ये मेल भी कर सकते हो, है ना, मेल। और SMS के थ्रू भी, इसमें SMS भेज दो अनहैप्पी, और फिर अपने को जो भी लिखना है ना, अनहैप्पी ऐसा टाइप किया और ब्रैकेट में लिख दो कि मेरी ये समस्या है, और इस नंबर पे भेज दो। तो मतलब ये सब क्वेरी के है, ये कस्टमर केयर का नंबर है, हेल्प डेस्क, ये सारे कुछ। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आप देखो कि कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक में इतने नंबर, कहीं पर भी कॉल करो अगर पैसा अटक जाए तो। ठीक है, और ये HDFC हो गया, इस तरह से आपका ICICI बैंक हो गया। और दोस्तों ये रहा, अगर इनमें से कोई भी नंबर ना उठाए ना तो आप ये नंबर उठा देना। ठीक है, ये वाला लिख लो, नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, 0114075 इतना, है ना। और कोई भी दिक्कत हो आपको लिख के भेजना है तो ये रहा वो, लिख के भेजना ज़्यादा अच्छा रहता है दोस्तों। चलिए, और क्या ये सब चीज़ें तो बकवास है, इनको आगे चलते हैं। और ये आगे भैया फिजिकल लिमिटेशन का एक फॉर्म है जिसको उनको पूरा भरना है, फोटो वोटो सब लगाना, अपना सब बताना है। दोस्तों ये आ गया लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, है ना, बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं। कितने सब्जेक्ट्स हैं, 82। ठीक है, तो इनके कोड्स भी होंगे, तो इनके कोड्स हैं अरेबिक, SMS, दुनियादारी, ये सब दिख रहा है। ये देखो कितने हैं, मैंने क्या बताया था, 82, है ना, तो ये होगा 100 पे। समझिए, अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए कि एक स्टडी पॉपुलेशन स्टडी है, इसमें आपको दिखेगी ऊपर की तरफ, जिसका कोड है 15। ठीक है, ये पॉपुलेशन स्टडी, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिसने मास्टर डिग्री ज्योग्राफी में की है वो भी कर सकता है ना, और जिसने मास्टर डिग्री आपकी मैथमेटिक्स और स्टेटिस्टिक्स में की है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर कि एक और सब्जेक्ट जैसे मान लो वुमेन स्टडीज़ है, तो इसके लिए भी सेम ही है। समझ गए होंगे आप सबके, डिग्री ह्यूमैनिटी से हो और बाकी चीज़ें भी हैं। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे लिखा है कि जो पहला पेपर है वो तो सभी के लिए कंपलसरी, तो ऐसे भी कंपलसरी था। अब दोस्तों ये लिस्ट है सिटीज़ की कि कहाँ कहाँ क्या है, कितनी सिटीज़ है, मैं इसको ऐसे ही हटा रहा हूँ। ये तो खैर आप PDF डाउनलोड करके खुद चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो अभी इसको जाने दो, बहुत सारे
और इसको भी रुकने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाएंगे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे। तो आपको दिख रहा है इकोनॉमिक्स का कोड इतना 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 इतना, ठीक है। तो ये भी देखते रहना, चलिए भैया। और ये क्या दोस्तों, ये लिस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज है ना, कि कौन कौन से पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स उपलब्ध है भैया। तो मास्टर डिग्रीज हैं सारी की सारी, ठीक। ये भी देख लेना। और लिस्ट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कोड्स, वो भी है यहाँ पर, यूनियन टेरिटरी और उसके कोड्स हैं ये। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। काफ़ी सुबह से पढ़ रहा हूँ मैं इस चीज़ को, काफ़ी मतलब समझ रहे हो। और ये फॉर्म भरने के बारे में बताया गया। चलो देख रहा हूँ मैं, ये तो कोविड-19 की जानकारी आपको दे दी ना, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना। ये कोई तो अपेंडिक्स आया, कॉमन सर्विसेज सेंटर। दोस्तों क्या है कि कॉमन सर्विसेज सेंटर में मतलब मदद करते हैं, फॉर्म वॉर्म भरते हैं, सब करते हैं। तो इतना चार्ज लगता है। अगर वो आपका फॉर्म वॉर्म भर देंगे तो 25 रुपये लेंगे। अगर उनसे आप क्या कहना चाहिए, अपलोडिंग ऑफ स्कैंड इमेजेस 10 रुपये ले लेते हैं। तो मतलब ये रिस्पॉन्स टीम बनाई गई है एक तरह से, कि मदद कर सकें हम सभी के सभी, ठीक है। और ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है पूरी की पूरी, जो आपको देखने की जरूरत नहीं। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में ऐसे होगा पूरा मामला, ठीक है। और वो तो खैर मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ाया भी, बताया भी है ना। ये नॉर्मलाइजेशन ही चल रहा है पूरा। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाता है एक रेप्लिका, जिसमें आपको देखने को मिल रहा है, ये विंडो देखने को मिल रहा है। ये विंडो में आपको दिख रहा है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट के लिए। एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, ठीक है। और सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना पड़ता है, और साइन इन करना पड़ता है। अब उसके लिए एप्लीकेशन नंबर चाहिए। तो वो कैसे आएगा, ओनली अभी देखो ये कैसे आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना, है ना। ये ऐसे काम करता है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो बस भैया ये पूरा का पूरा खुल जाएगा पन्ना सामने आपके, है ना। सीधे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है, ठीक है। प्रोसीजर वगैरह सब पढ़ करके अब जैसे ही पढ़ लो तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे करके, ये देखो भैया पर्सनल डिटेल आ गई ना, अपने नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिटी और ये सब भर देना इसमें। कॉन्टैक्ट नंबर आपको पता ही है कि कौन कौन से होते हैं जो हैं, वही रहने देना। और अगर कॉन्टैक्ट वाला ही परमानेंट है तो बस क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ टिक करना पड़ता है, तो ऊपर वाला एड्रेस नीचे कॉपी हो जाता है, ठीक है। और बाकी पासवर्ड वगैरह अपना सेट कर लेना अच्छे से, सिक्योरिटी पिन डाल करके आगे बढ़ जाना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो आपने पर्सनल डिटेल डालनी, कॉन्टैक्ट डिटेल, परमानेंट सॉरी परमानेंट एड्रेस, अकाउंट डिटेल्स, है ना। ये सब बता करके आगे बढ़ा, सेव एंड नेक्स्ट करते चलना, ठीक है। इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं। जब फॉर्म भरोगे तो खुद ही अपने आप वो चीज़ आपके वो दिखने लगेगी, क्या क्या चीज़ में मांगी गई है, ठीक है। कहाँ पर सबमिट करना है, कहाँ पर नहीं। और ये पर्सनल डिटेल है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, बहुत लंबा सा है, अच्छा खासा है। डिटेल में समझा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे फॉर्म भरे जाएंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, ये आप भर लेंगे। और ये देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना, पीएचडी वगैरह की सारी जानकारी है। एमएस की यहाँ पर भरना है, पीएचडी की यहाँ पे भरना है, कोई रिसर्च किया तो यहाँ पे भर देना है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक रिव्यू है कि कैसे भरा गया है, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। और फिर आपको मालूम है ना, आपको सिग्नेचर और फोटो भी लगानी है, ठीक है। वो भी आपको ध्यान रखना है। और फिर उसको बढ़ा करके आगे चले जाना। इस तरह से एक विंडो आएगा जिससे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। और भैया ये रहा, ये देखो, ये आखिरी में प्रिंट निकाल के सेव कर लेना, बिल्कुल इस तरह जैसे दिख रहा है यहाँ पे, है ना। एप्लीकेशन नंबर इतना है, ये डेट ऑफ बर्थ इतनी तारीख है वो, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस चेक करवा रहे हैं आपको, है ना। दोस्तों यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको इसकी ऑफिशियल साइट दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 82 सब्जेक्ट के लिए निकला हुआ है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है पूरा का पूरा, और ये वही सारी डेट दी हुई है, और कुछ खास है नहीं, ठीक। और यहाँ पर चलते हैं। और ये भैया इनका ये है, यहाँ पर ये दिख रहा है 30 अप्रैल को, है ना। यूसी नेट का टेस्ट था यहाँ पर, ठीक। तो समझ गए होंगे आप सभी के सभी कैसे क्या करना, वो क्लियर हो गया होगा। मान लो एप्लीकेशन जैसे नया है ना। देख लेते हैं, अगर ओपन हो गया तो ये देखो दिख गया आपको, है ना। तो ये रहा, ऐसे करना है काम, है ना। तो सीधे जैसी साइट पे जाओगे, मैं दे रहा हूँ आपको, इस पे क्लिक करना है ना। और बस ये आ गया भैया, ठीक है। सब यहाँ पर इसमें भर दिया, साइन इन कर दिया, हो गया काम, ठीक है दोस्तों। तो खैर ये सारी विंडोज़ मैं आपको दे रहा हूँ, आप परेशान मत हो। और यहाँ ठीक है, तो खैर हो गया ना मामला, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा भी लगा आप उससे पूछ सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर आकर है आए हो तो आप, जैसे कि आपको कभी भी कोई दिक्कत आए ना, आप मेरे यूट्यूब पर जाओ, है ना। इसमें सर्च कर दो यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब सर्च कर दो इस तरह से, ठीक है। इसको ओपन कर देते हैं हम, और यहाँ से हम यहाँ चले गए अपने चैनल पर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, आपको दिखाने आया हूँ मैं कोई चीज़,
कि ये देखिए इतने सारे ये है ना, ये वीडियोस ये सब दिख रहे हैं, ये बहुत सारे नौकरी के हैं। आपको इनको ढंग से देखना तो आप हमेशा वीडियोस पे क्लिक करना। वीडियोस पे जैसे ही क्लिक करोगे मेरे चैनल पे जाके आपको वो सारे वीडियोस दिख जाएंगे जो मैंने बनाए अभी अभी के हैं। देख रहे हो, 1 दिन 7 दिन 6 दिन पहले, तो इनको देख करके इस्तेमाल करो। और दोस्तों ये जो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बताने के लिए लाया, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। इसको क्लिक करोगे ना तो सीधे मेरी आईडी पे पहुंचोगे, फेसबुक पे यहाँ पे पहुंचोगे। तो मान लो जैसे आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझसे जुड़े रहो। इसमें कोई भी अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।